हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस के, और जैसा कि चैप्टर 1 हमारा यहाँ पर चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण की बात कर रहे हैं, जहाँ पर बहुत सारे टॉपिक आपने देख लिए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, और दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, लास्ट सेशन में कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया था और आंसर किया था। आज के सेशन में भी आप लोगों को आंसर करना है जब भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज का नया टॉपिक सीखते हैं। बीच में मैं क्वेश्चन करूंगी किसी भी बच्चे से, जिस भी बच्चे से पूछा जाएगा उसको आंसर करना है। ठीक है ना? चलिए, चैप्टर 1 है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। हमने क्या बोला था बच्चे? बैलेंसिंग आता है आपके पास, संतुलित करना रासायनिक अभिक्रियाओं को, वो हमने सीखा था। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है। क्यों करना है उसको सॉल्व? ठीक है, लास्ट सेशन में हमें सुशांत ने अच्छे से आंसर किया था, लास्ट सेशन में रुद्रप्रयाग से आयान ने आंसर किया था, और बाराकोट से हमें हिमांशु और अमन ने आंसर किए थे। साथ ही साथ हमें बरोटी वाला से रजत ने आंसर किया था। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ रहे थे। क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया? मैम, परिवर्तन होता है एक। कैसा परिवर्तन? परिवर्तन क्या कहता है? परिवर्तन का मतलब क्या होता है? चेंज होना, बदलाव जिसे आप कहते हो। जैसे जब भी हम पैदा हुए थे तो ऐसे थोड़ी थे जैसे आज है। तो हमारी फिजिकल अपीयरेंस में, हमारे मेंटल स्टेटस में, हमारे इमोशंस में हर तरह से बदलाव आया, परिवर्तन आया। ठीक है, पहले हम बहुत सेंटीमीटर्स में हमारी हाइट थी, इंचेस में हाइट थी, उसके बाद धीरे धीरे हम बड़े होते गए, हमारे शरीर के अंग बढ़ते गए। ठीक है, तो इस प्रकार से परिवर्तन आया। एक छोटे से पौधे को देखते हो, एक बीज होता है, उससे अंकुरित होकर के वो छोटा सा पौधा बनता है, फिर एक पेड़ बनता है, विशालकाय पेड़ बनता है। तो ये परिवर्तन है। इसी प्रकार से रसायन में हम अलग अलग प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो रासायनिक गुणों में परिवर्तन की बात करते हैं, जहां पर एक नया पदार्थ बनता है। जब भी नया पदार्थ बनेगा और उस नए पदार्थ से आप पुराना वाला पदार्थ नहीं प्राप्त कर पाओगे, तो ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। जैसे आपने डाइजेशन पढ़ा था कि भोजन का पाचन जो है वो रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि जब खाना एक बार पच गया है, सपोज एक ब्रेड का स्लाइस खाया है आपने और वो पच गया है, डाइजेस्ट हो गया, तो उससे पुनः आप वो ब्रेड को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही जैसे लकड़ियों को जलाते हैं, जलाने पर कोयला मिल गया, राख मिल गया, अन्य अन्य प्रकार की गैसेस मिल गई, उन सबको इकट्ठा भी कर लोगे ना बच्चे, तब भी आपको लकड़ी वापस नहीं मिलेगी। तो ये क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। और आप क्या देखते हो? मैम, हमारे पास बर्फ थी, हमने तापमान बढ़ाया या बर्फ को ज्यादा तापमान पे ले गए, तो क्या हो गया? वो धीरे धीरे पिघलने लग गई। तो अवस्था परिवर्तन है। लेकिन उसी पिघली हुई बर्फ के जो वो पानी बनेगा, उस पानी को दोबारा से फ्रीजर में रख दोगे तो पुनः बर्फ आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये भौतिक परिवर्तन है। तो इस तरह से रासायनिक और भौतिक परिवर्तन को समझा था। ये आपका भौतिक परिवर्तन हो रहा है। आइसक्रीम पिघल रही है, वापिस से इसको फ्रीजर में डाल दो, डीफ्रीज कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये जम जाएगी। मोमबत्ती जब जलती है तो 2 प्रकार के परिवर्तन लेके चलती है। कौन कौन सा? एक जो धागा जल रहा है वो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि वहां पर धागा जलने के बाद कार्बन कंटेंट मिलेगा, इसके अलावा गैसेस बनेंगी। जबकि जो मोम पिघल रही है वो भौतिक परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि मोम अगर पिघल करके फिर से जम जाएगी तो आपको वापस वही मोम वैक्स प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया मैम हो रही है तो पता कैसे चलेगा? तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, किसी गैस का विकास हो रहा है, वहां पर कोई गैस उत्पन्न हो रही है, इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन है। तापमान में किसी प्रकार से परिवर्तन आ रहा है, जबकि आपने क्या किया? ना तो आपने वहां पर ठंडा किया, ना ही गर्म किया, यानी ना तो हीट का कोई मीडियम लिया आपने, या फिर तापमान को कम किया, डीप फ्रीज किया, ऐसा कुछ नहीं किया। बस 2 कंपाउंड्स को आपने मिला दिया, 2 सॉल्यूशन को मिला दिया, और मिलाने से ही अगर तापमान परिवर्तित हो जाता है, इसका मतलब उन दोनों के बीच में कोई ना कोई वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इसके अलावा अगर आपको कहीं पर प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखता है, अवक्षेप बनता हुआ दिखता है, अलग अलग तरह के प्रेसिपिटेट बन सकते हैं, दैट मीन्स वहां पर एक रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया आपकी हो रही है। ओके, और क्या होता है? रंग में अगर परिवर्तन आया है, 2 विलयनों को मिलाया है, पहले कुछ और रंग था और मिलाने के बाद कोई और रंग हो गया है, तो यानी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। और अवस्था में परिवर्तन भी आपको रासायनिक अभिक्रिया बता सकता
सकता है। रासायनिक अभिक्रियाओं को संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है समीकरण के रूप में, जहां पर आप क्या कहते हैं, बाईं ओर हम अभिकारकों को लिखते हैं और दाईं ओर हम क्या लिखते हैं, उत्पादों को लिखते हैं। बीच में एरो का जो साइन होता है वो क्या इंडिकेट करता है कि एक प्रोसेस चल रही है, यानी एक प्रक्रम हो रहा है। ठीक है, एक से ज्यादा अभिकारक होते हैं तो उनको प्लस के साइन से आप क्या करते हो, इस प्रकार से अलग करते हो। उत्पाद में भी अगर एक से अधिक उत्पाद बन रहा है तो धन का चिन्ह लगाकर आप उनको अलग अलग करते हो। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको कहा था 1 to 40 स्टार्टिंग के 140 एटॉमिक नंबर वाले तत्वों के सिंबल आपको याद करने हैं। और आपके 5th चैप्टर में जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें वर्गों में यानी कॉलम में ऊपर से नीचे की ओर आपको तत्वों को याद करना है। और एक वर्ग में आने वाले तत्वों की वैलेंसी समान होती है, क्योंकि आपके पास बिंदु संरचना बनाने के लिए भी आ जाता है किसी तत्व का। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये देखा था और बैलेंसिंग करना सीखा था। कुछ हमने एग्जाम्पल भी लिए थे यहाँ पर, Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2, इसको हमने बैलेंस किया था। ठीक है, कुछ और मैंने आपको होमवर्क में दिए थे जिन्हें बैलेंस करना था। यहाँ सोडियम की वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है, इसके अलावा प्रोपेन का कंबशन हो रहा है, ये हमने देखा था। और H2 plus O2 give H2O, इसका आंसर हिमांशु ने लास्ट सेशन में दिया था। Fe plus H2O, ये वाली रिएक्शन को बैलेंस किया था। ठीक है, और एक और ये रिएक्शन थी जहां पर Fe2O3 plus C हम लोग कर रहे थे, इसका भी हमने क्या किया था, यहाँ पर बैलेंस किया था इसको। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमने कहा था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपके, वो ये जितने भी यहाँ पर 7 टाइप्स के दिख रहे हैं आपको, जिनको हाईलाइट किया गया है, ये है। 2 प्रकार की अभिक्रियाएं हमने देखी थी, एक कॉम्बिनेशन और दूसरा डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन वर्ड कहां से आ रहा है, कंबाइन से आ रहा है। कंबाइन, कंबाइन मतलब होता है जुड़ना, हिंदी में बोलते हैं संयोजन। संयोजन यानी संयोजित होना। आप क्या कहते हो, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। ध्यान से सुनेंगे, ठीक है, क्या कहा, 2 या 2 से अधिक एकल पदार्थ आपस में जुड़ करके एक उत्पाद का निर्माण करेंगे। क्या हो रहा है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जैसे x प्लस वाई किया, 2 है, z भी हो सकता है, सपोज x प्लस वाई प्लस z किया, 3, तीनों ने जुड़ करके एक ही उत्पाद का निर्माण किया है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ करके, ये 2 थे, x प्लस वाई, हमने क्या किया, x प्लस वाई किया और बना दिया एक्स वाई, ये एक ही है। और ये कितने हैं, 1 और 2, ये भी हो सकता है x प्लस वाई प्लस z, ये एक्स वाई जेड, तो ये एक ही है। ये कितने हैं, 1 2 3, तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़ रहे हैं और जुड़ करके एक उत्पाद बना रहे हैं, यही आपका संयोजन अभिक्रिया है, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसे आप कहते हैं। इसका आपने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया था कि सोडियम क्लोरीन से जुड़ करके सोडियम क्लोराइड बना रही है, तो ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। मैंने आपको क्या बोला, रटना नहीं है, ठीक है, कि क्या मैंने एक लाइन बोल रही है उसको भी रट लो, दूसरी लाइन बोल रही है उसको भी रट लो, कोरिलेट करके चलो, जो एक को दूसरे के साथ कोरिलेट करिए, यानी ये किस प्रकार इससे भिन्न है या इसमें और इसमें क्या संबंध है। तो संयोजन जो होता है ठीक उसके विपरीत वियोजन में होता है। संयोजन में क्या हो रहा है, 1 2 3 यानी 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़ करके एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, संयोजन अभिक्रिया में जहां पर आप जोड़ने को कह रहे हो तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, और वियोजन ठीक इसके विपरीत होता है, जो कहता है कि एक अभिकारक टूटेगा और टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएगा, तो ये वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। इसका एक और एग्जाम्पल दिया था, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके अपर स्लेग लाइन या बुझा हुआ चूना जिसे कहते हैं वो बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहा जाता है, ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। वियोजन हमने क्या कहा, सिंगल रिएक्टेंट और कंपाउंड ब्रेक्स इनटू 2 और मोर सिंपलर कंपाउंड्स। ठीक है, क्या हो रहा है, एक अभिकारक आपका टूट के, सिंगल रिएक्टेंट और कंपाउंड ब्रेक्स इनटू 2 और मोर सिंपलर कंपाउंड। क्या बोला मैंने, जब कॉम्बिनेशन आपने बोला था ना बच्चे, तो कॉम्बिनेशन में आपने बोला था x प्लस वाई प्लस जेड किया मैम, और एक्स वाई जेड बन गया। ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपका कंपाउंड एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, ये आपका कॉम्बिनेशन था, यानी संयोजन जिसे बोल रहे हो। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन क्या है, जिसको आप वियोजन कह रहे हैं या अपघटन भी से कहा जाता है। ठीक है ना, वियोजन भी यही है, अपघटन भी यही है, और डिकम्पोजिशन कहा जाएगा तो वो भी यही अभिक्रिया है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक्स वाई जेड, ये एक अभिकारक होगा और ये टूटेगा।
ठीक है। टूटने पर क्या होता है, अगर आपके पास बड़ा सा कोई पीस है किसी चीज का, आप उसको तोड़ रहे हो तो तोड़ करके उसके छोटे छोटे भाग होंगे, समझ रहे हैं। तो यानी एक अभिकारक, अभिकारक एक ही है, लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक लिखा जाता है रिएक्टेंट, ये टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा, तो ये आपका डिकम्पोजिशन यानी वियोजन अभिक्रिया होगी। ठीक है, यहां पर मैंने हाईलाइट भी किया है, अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यह संयोजन अभिक्रिया के जस्ट उल्टा होता है या विपरीत होता है। वहां पर हमने कहा था उत्पाद एक बनेगा, यहां पर हम कह रहे हैं डिकम्पोजिशन में कि अभिकारक ही हमारे पास एक है, बस उसको तोड़ करके दो या दो से अधिक उत्पाद हम बना ले जाएंगे। और हमने क्या कहा, अगर ये तोड़ने की प्रक्रिया, ठीक है, यानी वियोजन करने की प्रक्रिया ऊष्मा की उपस्थिति में हो रही है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो उसको क्या कहा जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाएगा, यानी ऊष्मीय वियोजन या अपघटन जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चे पूछेंगे ऊष्मीय वियोजन क्या है, तो आप कहेंगे कि जो भी वियोजन ऊष्मा की उपस्थिति में हो रहा है उसको ऊष्मीय वियोजन कहा जाएगा। क्लियर, इतना हमने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था। होमवर्क में मैंने आपको दिया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्या दिया था मैंने, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसके नाम से ही समझ आ रहा है, 9th में हमने फिजिक्स में विस्थापन पढ़ा है कि विस्थापन क्या होता है। विस्थापन क्या होता है, एक जगह से आप कितना शिफ्ट हुए हैं, यानी हटे हैं, समझ रहे हैं। यहां पर भी हटाने की ही क्रिया होती है, लेकिन वो किस पर निर्भर करता है, वो उस तत्व की रिएक्टिविटी यानी अभिक्रियाशीलता या सक्रियता जिसे कहते हैं उस पर निर्भर करता है। ठीक है ना। सपोज जैसे कि यहां पर हमारे पास क्या है, हमारे पास 3 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, एक ग्रुप में कितने फ्रेंड्स हैं, 3, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड। ठीक है, 3 फ्रेंड्स है हमारे पास। सपोज हम मानते हैं कि वाई जेड एक साथ बैठ गए हैं। ठीक है, अब एक्स को थोड़ा बुरा लग रहा है कि वाई जेड एक साथ क्यों बैठा है, वो चाह रहा है कि मैं वाई को हटा दूं वहां से। एक्स क्या करना चाहता है, वाई को हटाना चाहता है। तो एक्स वाई की जगह से वाई को कब हटा पाएगा, बताओ, जब वो वाई से कैसा होगा, स्ट्रांग होगा यानी मजबूत होगा, तभी वो क्या कर पाएगा, वो इस वाई को यहां से रिप्लेस कर पाएगा और क्या बना देगा बच्चे, एक्स जेड बना देगा, और वाई यानी जेड के साथ अब एक्स बैठ गया है और वाई अलग स्थान पे बैठ गया। ये कब हुआ, जब आपने कहा एक्स जो था वो वाई से ज्यादा स्ट्रांग था। ठीक है, अगर यहीं पर y आपका x से ज्यादा स्ट्रांग होता, यानी अब x कैसा हो गया है, वीक हो गया है, तो फिर आपका क्या होता, फिर आपका कुछ नहीं होता, वो हिला ही नहीं पाता y को, समझ रहे हो। यही यहां पर भी होता है, यानी आप किसी भी तत्व का, यहां पर x y z को समझेंगे, सपोज ये x है, ये y है और ये z है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, x जो है वो y को उसके स्थान से हटा रहा है, ये देखा आपने, y अलग हो गया। ये कब हटा पा रहा है, जब x जो है, x हमने किसको माना, जिंक को, ये क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू Cu। तो यहां पर हम रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं एक, जिसमें कि सक्रियता का घटता हुआ क्रम है। तो कुछ नहीं होता है, एक तत्व, ध्यान से सुनना, एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवणीय विलयन से पृथक कर देता है, तो उसको क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। और ये कब होता है, जब वह तत्व जो लवणीय विलयन में था उससे अधिक अभिक्रियाशील होगा। ठीक है, तो ये समझने के लिए आपको सक्रियता श्रेणी देखनी पड़ेगी कि सक्रियता श्रेणी में कौन कौन से तत्व आपके हैं। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी कैसी है, उनको अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में लिखा गया है। जैसे अलग अलग एलिमेंट्स हैं इसमें, जिनको क्या किया गया है, अभिक्रियाशीलता यानी रिएक्टिविटी का घटता हुआ क्रम। ठीक है, घटते क्रम में रखा गया है। ठीक है, ऊपर से नीचे, ऊपर जो होगा वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होगा। तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील आपको पता है क्या होता है, पोटेशियम होता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सोडियम, क्लियर। देन आपका आता है लिथियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कुछ कुछ आपको यहां पर ध्यान रखने हैं। ठीक है, मैं आपको अंडरलाइन करवा दूंगी। कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम,
देन मैग्नीज, जिंक, ओके। जिंक के बाद यहां दूसरा आएगा आपका क्रोमियम। ये आपकी जो धातु अधातु वाला चैप्टर होगा ना उसमें भी होगी ये टेबल। क्रोमियम के बाद आपका आता है आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन आता है आपका, ठीक है। हाइड्रोजन के नीचे आपका आएगा एंटीमनी भी आता है, बिस्मथ, कॉपर, मर्करी। मर्करी के बाद आपका आता है सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ठीक है। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। तो क्या समझे इससे बताओ। जो पोटेशियम है यहाँ पर वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है, यानी उसको आप जिसके भी सोल्यूशन में डालोगे वो दूसरे को वहां से विस्थापित करने की क्या रखता है, क्षमता रखता है, ठीक है ना। और अगर आप प्लेटिनम की बात करो जो सबसे कम रिएक्टिव है, देखो आपने प्लेटिनम और गोल्ड की क्या देखी है, ज्वेलरी बनी हुई देखी है, क्यों, क्योंकि वो रिएक्ट ही नहीं कर रहा है किसी से, उसकी ज्वेलरी बना ली। सोडियम पोटेशियम की बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। आपने 9th में पढ़ा है कि 7th 8th में भी पढ़ा है आपने कि सोडियम या पोटेशियम जो है वो अगर खुले में भी आएगी तो वो आग पकड़ लेती है। आग पकड़ने का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो ये इनकी अभिक्रियाशीलता क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ तत्व याद रखने हैं जिनको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम है आपका, जिंक है, ठीक है, कोबाल्ट, लेड, कॉपर आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, कि कौन कहाँ पे आ रहा है। आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। अभी मैं आपको इसके बाद जो रिएक्शन हम कर रहे हैं वहां आपको ये समझ आ जाएगा। देखो जिंक को देखो ध्यान से, उतार लेना फिर बुक में भी है ये। जिंक को देखो, जिंक कहाँ आ रहा है, कॉपर से ऊपर आ रहा है, कॉपर बाद में आ रहा है ना, यहाँ कॉपर यहाँ है आपका, कॉपर बाद में आ रहा है, जिंक ऊपर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बच्चे कि जिंक जो है आपका Zn लिखते हैं आप जिंक के लिए, जिंक आपकी अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से, कॉपर के लिए आप Cu लिखते हो, समझ रहे हैं। दूसरा एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम आपका अधिक अभिक्रियाशील है जिंक से भी और कॉपर से भी, ठीक है, इस प्रकार से। और आयन, आयन भी है आपका बीच में, इसको भी हाईलाइट करेंगे। तो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि कौन किससे अभिक्रियाशील है, बताओ कि क्या आयन कॉपर को रिप्लेस कर देगा, हाँ जी कर देगा, क्योंकि आयन की अभिक्रियाशीलता ज्यादा है। आयन ऊपर है सक्रियता श्रेणी में, कॉपर नीचे है। लेकिन अगर अगर आप आयन के सोल्यूशन में कॉपर को डालते हैं तो क्या कॉपर उसको विस्थापित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। जिस प्रकार वहां एक्स हटा नहीं पा रहा था वाई को, क्यों, क्योंकि वो वीक था, कमजोर था। यहाँ पर कॉपर क्या हो रहा है, कम अभिक्रियाशील हो रहा है आयन से, इसीलिए वो आयन को वहां से विस्थापित नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये भी अभी आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपली विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन की बात करता है। अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट, क्या कहा जा रहा है, एक अधिक अभिक्रियाशील, मोर रिएक्टिव का मतलब है जो अधिक अभिक्रियाशील है, वो तत्व क्या कर रहा है, डिस्प्लेसेस यानी कि विस्थापित कर रहा है अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स एक्वा सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके जलीय लवणीय विलयन से उसको पृथक कर सकता है। जैसे यहाँ पर क्या किया गया है, एक्स ने वाई को विस्थापित कर दिया, हटा दिया, उसने बोला तुम जाओ यहाँ से, मैं तुमसे अधिक अभिक्रियाशील हूं, मैं जेड के साथ सोल्यूशन बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर आपका Zn प्लस CuSO4, Zn क्या है आपका जिंक, Cu क्या है कॉपर, कॉपर का अपना सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। तो जिंक ने क्या कहा था, अभी जिंक ने कहा था यहाँ पर कि मैं तुमसे अधिक अभिक्रियाशील हूं कॉपर को। यहाँ पर हमने देखा ना जिंक कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है, ये है जिंक, जबकि कॉपर आपकी यहाँ आ रही है बाद में। इसको आप एक पेज में पूरा लिखेंगे, ठीक है ना। यहां से फिर जिंक के बाद आपका क्रोमियम से स्टार्ट होगा, फिर क्रोमियम से नीचे चलेंगे, फिर बिस्मथ से स्टार्ट होगा, देन आप यहाँ ऐसे चलोगे, ठीक है। इसको पूरा आप नोट कर लेंगे। तो जिंक क्या है, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसने क्या किया, इसने कॉपर को यहाँ से विस्थापित कर दिया और क्या बना दिया,
ZnSO4, SO4 के साथ दोस्ती कर ली है और कॉपर को अलग विस्थापित कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन बन गया। वहीं पर अगर आप जिंक सल्फेट के ZnSO4 के विलयन में कॉपर डालोगे तो बुंगीधार मुझे बताओ क्या वो कॉपर जिंक को विस्थापित कर पाएगा? देखो आपने यहां पर क्या कहा कि जिंक को कॉपर सल्फेट में डाला तो जिंक ने कॉपर को वहां से हटा दिया। वहीं पर मैं क्वेश्चन लिख रही हूं कि अगर ZnSO4 है और इसमें Cu को डाल रहे हैं तो रिएक्शन क्या होगी बताओ? क्या ये कॉपर जिंक को विस्थापित कर पाएगा? बुंगीधार माइक लो बच्चे जल्दी से। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून, क्या नाम है? मैम दीपांशु कंदारी। दीपांशु, वेरी गुड। दीपांशु हमेशा बहुत अच्छे से आंसर करते हैं। दीपांशु अभी हमने क्या बोला? जिंक अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो हमने जिंक कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है तो वो क्या करेगा? कॉपर को विस्थापित कर देगा। अगर हमने कॉपर को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डाला तो अभी अभिक्रिया क्या होगी बताओ? क्या कॉपर जिंक को वहां से विस्थापित कर पाएगा? अगर वो मैं उसको हटा देगा तो CuSO4 बन जाएगा। अच्छा, थोड़ा कंफ्यूजन है बच्चे। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था यहाँ जब हमने अभिक्रिया देखी थी? मैंने बोला था जैसे आप हो, आपके बगल में कौन है? लेफ्ट और राइट में कौन कौन है? मैम रोहित। रोहित, और दूसरा कौन है? गणेश। गणेश। ठीक है, 3 लोग हो आप। एक रोहित है, एक दीपांशु है, एक गणेश। सपोज दीपांशु और गणेश एक साथ बैठे हैं, रोहित चाहता है कि मैं दीपांशु के साथ बैठूं। ठीक है, तो वो कब गणेश को हटा पाएगा? जब रोहित स्ट्रांग होगा गणेश की तुलना में, तभी वो गणेश को हटा पाएगा। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि रोहित है गणेश की तुलना में स्ट्रॉन्गर, तो उसने गणेश को वहां से हटा दिया। तो अब क्या हो गया? अब आपका दीपांशु के साथ रोहित बैठ गए और गणेश अलग है। ठीक है, अब इसी में जब रोहित ज्यादा स्ट्रांग है, क्या गणेश रोहित को हटा पाएगा बताओ? क्या गणेश रोहित को हटा पाएगा? जहां पर नहीं हटा पाएगा ना, बताओ। मैम नहीं हटा पाएगा उसको। नहीं हटा पाएगा, वही हम कह रहे हैं क्या कि जिंक ने क्या किया? कॉपर को हटा दिया। ठीक है, क्योंकि जिंक कैसी थी? अधिक अभिक्रियाशील थी। समझ रहे हैं ना? यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? अभिक्रियाशीलता से। तो जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया। अब हम कह रहे हैं कि जिंक के जो सोल्यूशन था उसमें हमने फिर से कॉपर को डाल दिया, तो ये विस्थापित नहीं कर पाएगी। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है एज कंपेयर टू Zn। समझ रहे हैं? अब हो गया क्लियर? यानी कि जो हमने सक्रियता श्रेणी बनाई है इसमें हर वो तत्व अपने से नीचे आने वाले तत्वों को विस्थापित कर सकता है, लेकिन अपने से ऊपर आने वाले तत्वों को विस्थापित नहीं करेगा। यानी कि आप क्या समझते हैं कि ये जो जिंक है यहाँ पर, वेरी गुड दीपांशु, ये जो जिंक है यहाँ पर ये इन सभी को विस्थापित कर सकती है जो इसके बाद आ रहे हैं, इससे नीचे आ रहे हैं सक्रियता श्रेणी में, लेकिन इससे ऊपर के जो तत्व हैं ये इनको विस्थापित नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो उससे अधिक अभिक्रियाशील है। तो सब डिपेंड करेगा अभिक्रियाशीलता पर, और हर कोई तत्व अपने से नीचे आने वाले, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले तत्वों को विस्थापित करेगा, अपने से ऊपर आने वाले तत्वों को विस्थापित नहीं करेगा। इसके लिए आपको ये सक्रियता श्रेणी में जो जो मैंने हाईलाइट करे हैं उनको उसी पॉइंट पर याद रखना है कि कहां पर कौन आ रहा है। ओके, तो ये आपकी हो गई विस्थापन अभिक्रिया। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तब विस्थापन अभिक्रिया होती है। लोहे की कील और कॉपर सल्फेट के विलयन की क्रिया होती है, जैसे कि, तो मैंने आपको बताया था लोहा, आयन कहाँ आया था आपका? यहाँ है आयन, देखो। ठीक है, और कॉपर आपकी कहाँ है बताओ? कॉपर आपकी यहाँ आ रही है, तो आयन ऊपर है। तो आयन में जब आपने क्या किया? आयन को जब आपने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला, जब आपने आयन को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला तो कॉपर को उसने इजीली क्या कर लिया? विस्थापित कर लिया। केला खेड़ा माइक ले लो जल्दी से। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून, क्या नाम है? शिल्पी। शिल्पी, बताइए विस्थापन अभिक्रिया समझ आ गया? मैम एक बार फिर से बता दो। ठीक है शिल्पी, यहाँ पर विस्थापन, विस्थापन का मतलब होता है हटाना। यहाँ पर हटा कौन रहा है? चूंकि हम रसायन में, केमिस्ट्री के अंतर्गत इसको पढ़ रहे हैं तो हम एलिमेंट्स, एटम, कंपाउंड्स की बात करेंगे। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया में हम तत्वों की बात करते हैं। एक तत्व दूसरे तत्व को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से यानी लवणीय विलयन से पृथक करता है। और कब पृथक करता है? जब वो पृथक करने वाला तत्व दूसरे तत्व से जो लवणीय विलयन में है उससे अधिक अभिक्रियाशील होगा। ठीक है, और अभिक्रियाशील आपने
आपने कहाँ देखा? मैंने कहा आपकी बुक में भी होगा, और ये वाली टेबल आप बना लेंगे जिसमें सक्रियता श्रेणी का घटता हुआ क्रम या अभिक्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम दिखाया गया है। इसको आपने ध्यान रखना है। तो जो तत्व ऊपर है वो अपने से नीचे आने वाले तत्व, यानी जैसे हमने जिंक का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया, इस फर्स्ट वाली रो में सबसे नीचे है जिंक, जो सबसे लेफ्ट हैंड साइड में हमने कॉलम बनाया उसमें सबसे नीचे जिंक है। जिंक के राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स लिखे गए हैं वो सब उसके बाद आते हैं, उसके नीचे आते हैं अभिक्रियाशीलता की जो श्रेणी बनती है आपकी, ठीक है। उसमें जिंक से ऊपर आने वाले जितने भी तत्व हैं उनका जब सॉल्ट सोल्यूशन होगा तो जिंक उनको विस्थापित नहीं कर पाएगा। यानी क्या समझे, इन सभी तत्वों को जिंक विस्थापित नहीं कर सकता है सॉल्ट सोल्यूशन से। ना वो पोटेशियम को करेगा, सोडियम, लिथियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, इनमें से किसी को भी जो जिंक है आपका वो विस्थापित नहीं कर पाएगा। इनके अलावा जिंक इन सभी तत्वों को विस्थापित कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये सब इससे कम अभिक्रियाशील है। और जिन जिनको मैंने हाईलाइट किया है उन्हीं से आपका क्वेश्चन आएगा। आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आपका कोबाल्ट, लेड से पूछा जा सकता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम से पूछा जा सकता है। ठीक है शिल्पी, अभी समझ आया? देखो अभी क्लियर हो जाएगा आपको। एग्जाम्पल है यहाँ पर एक और, क्या हो रहा है यहाँ पर बच्चे, Fe यानी आयन को डाला जा रहा है किसमें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। हमने क्या बोला, सक्रियता श्रेणी में आयन यहाँ आता है, ठीक है, ऊपर, और कॉपर नीचे आती है। कॉपर उसके बाद आती है अभिक्रियाशीलता में, यानी कि कॉपर कम अभिक्रियाशील है एज कंपेयर टू आयन, या आप क्या बोलो, आयन आपका अधिक अभिक्रियाशील है एज कंपेयर टू कॉपर। ओके, तो फिर आयन इजीली क्या करेगा, क्योंकि आयन की अभिक्रियाशीलता अधिक है, आयन की अभिक्रियाशीलता अधिक है एज कंपेयर टू कॉपर, तो ये इजीली क्या करता है, ये इजीली कॉपर को वहां से हटा देता है। ठीक है, आगे शिल्पी समझ में, देखो यहां से इसने इसको हटा दिया और Cu अलग हो। बताओ शिल्पी। यस मैम, समझ में आ गया। आ गया। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं ये FeSO4 जो यहाँ पर बना है, ठीक है, आपके लिए है शिल्पी क्वेश्चन, FeSO4 में अगर मैं Cu डालूं, कॉपर डालूं, तो क्या होगा बताओ? मैम क्रिया हो जाएगी, नहीं होगी। क्रिया होगी। हाँ जी, देखो ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, एक ही अभिक्रिया के दो पहलू होंगे। जब आपने कहा कि आयन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, उसका मतलब क्या है कि कॉपर आयन से कम अभिक्रियाशील है। अगर मैं कहूँ शिल्पी मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है, इसका मतलब क्या है, मैं शिल्पी से वीक हूँ। ठीक है, बात तो एक ही है, चाहे मैं इस तरफ से बोलूं या उस तरफ से बोलूं, सेम वही हो रहा है कि जब आयन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, आयन ने यहाँ पर इस रिएक्शन में आयन ने कॉपर को विस्थापित भी कर दिया। इसका मतलब कॉपर को जब आयन के सोल्यूशन में डाला जाएगा तो ये इसको विस्थापित नहीं करेगी, जैसे दीपांशु ने बताया था। समझ गए? अभी क्लियर है शिल्पी? क्रिया नहीं होगी। हाँ, क्रिया नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि कॉपर क्या है, वो कम अभिक्रियाशील है, आयन अधिक अभिक्रियाशील है। अभिक्रियाशीलता का मतलब क्या है, वो बहुत अच्छे से सबसे दोस्ती कर रहा है और कॉपर उसकी तुलना में नहीं कर पा रहा है, तो आयन के अधिक दोस्त बनेंगे और कॉपर के नहीं बन पाएगा वहां पर दोस्त। कॉपर के बाद आने वाले तत्वों में वो अभिक्रिया कर सकता है, जो उससे नीचे आएंगे उनको वो हटा सकता है, लेकिन अपने से ऊपर आने वाले तत्वों को वो हटा नहीं सकता है। तो इसके लिए आपको अभिक्रियाशीलता की जो श्रेणी है, सक्रियता श्रेणी, उसको याद रखना है। चलिए शिल्पी से डाउन। कितने बच्चे हैं बच्चे वहां साइंस में शिल्पी? मैम 62। नहीं, कंपार्टमेंट कितने बच्चों की है? मैम कंपार्टमेंट में 62। अच्छा, आप लोग डेली क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रहे हो? मैम डेली करते हैं। कल क्या पढ़ाया था मैंने? मैम संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। वेरी गुड। तो आपको बीच बीच में ना जब आप आते हो तो हैंड रेज कर दो, या फिर चैट में अपना चैट में कोई मैसेज ड्रॉप कर दो कि मैम हम आए हैं, हमसे भी बात कर लो। ठीक है ना? ओके, अभी शिल्पी किसी और को माइक देंगे, ओके, जब भी मैं बोलूंगी। ओके मैम। ठीक है, वेरी गुड शिल्पी, सिट डाउन बच्चे। तो 62 बच्चे हैं, शिल्पी ने आंसर किया है, इसका मतलब ये है 61 को अपने लिए पढ़ना है। शिल्पी ने सिर्फ अपने लिए आंसर किया, उसको डिस्प्लेसमेंट आ गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि बाकी के 61 भी जो होंगे केला खेड़ा में, उनको सभी को यहाँ पर आ गया होगा समझ में। जिस भी बच्चे से जब पूछा जाता है तो उसको आंसर करना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बुंगीधार से को बोल रही हूँ तो बार बार दीपांशु ही आंसर करेंगे, अगर मैं केला खेड़ा से बोल रही हूँ तो बार बार शिल्पी ही आंसर करेगी, मैं गजरौला में बोल रही हूँ तो बार बार तीरा
गलत ही आंसर करेंगे। हर एक बच्चे को अपने लिए पढ़ना है जब मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन हॉल में अपना आंसर शीट में आंसर लिखना है, किसी और का नहीं लिखना है। समझ रहे हैं? तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, अब आपके दो सोल्यूशन आ जाएंगे। वहां पर एक तत्व था, एक विलयन था, तो एक तत्व आराम से एक को विस्थापित कर रहा था। यहाँ पर होता है 2 बार द्विविस्थापन, विस्थापन होगा लेकिन 2 बार होगा। समझ रहे हैं? 2 जगह से विस्थापन होगा। देखो x और y था, समझ रहे हो? दूसरा क्या था, z और a था। ठीक है, 2 आपके सोल्यूशन थे। तो यहां पर हुआ क्या, x जो है वो z के साथ चला गया, यहां विस्थापित हो गया, और y किसके साथ चला गया, a के साथ चला गया। तो विस्थापन 2 प्रकार से हो गया। समझ रहे हैं ना? x के साथ क्या आ गया, x के साथ आपका z आ गया, और y के साथ क्या आ गया, आपका a आ गया। तो ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी अ केमिकल रिएक्शन इन विच आयंस गेट एक्सचेंज। पहले आयन में कन्वर्जन होगा, देन वो एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज करते हैं ना, कभी कुछ सामान ले आते हैं, पसंद नहीं आता है तो फिर एक्सचेंज करने जाते हैं, बदलने जाते हैं उसको। तो यहाँ पर भी बदलेंगे हम, यानी वो पूरा रिटर्न नहीं करेगा। वो क्या करेगा, सपोज आप सिंपली एक शर्ट लेने गए, आपको घर आके वो पसंद नहीं आई, आप क्या कहते हो, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो जब आप शॉप पे जाते हो तो वो क्या कहता है, इसके बदले दूसरी शर्ट ले लो। तो ये एक्सचेंज है। यहाँ पर भी यही हो रहा है, 2 आपके पास कंपाउंड है और दोनों के अपने अपने आयंस बनेंगे, और उन आयंस के बीच में क्या होगा, एक्सचेंज होगा, यानी वो अपने अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे, आपस में बदलेंगे, और उससे आपके नए कंपाउंड्स फॉर्म होंगे। यही आपका क्या होता है, डबल, क्योंकि 2 बार आयनों का क्या हो रहा है, अदल बदल, या आप क्या बोल सकते हो, एक्सचेंज हो रहा है। तो इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जा रहा है। जैसे कि आपको ये कॉमन फॉर्म दिया गया है एक इक्वेशन का, रिएक्शन का। यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जहां पर BaCl2 Na2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो आयंस कैसे डेवलप होंगे, Ba पॉजिटिव बनेगा, Cl2 आपका निगेटिव बनेगा। ठीक है, आयंस यही होते हैं, एक धनायन होगा एक ऋणायन होगा। तो Ba धनायन बनाएगा और Cl2 में Cl आपका ऋणायन बनाएगा। Na2SO4 में क्या बनेगा, Na सोडियम पॉजिटिव आयन देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है सोडियम, वहीं पर आपका SO4 निगेटिव बनाता है। ठीक है, अब आयंस का एक्सचेंज कैसे होता है, हम बोलते हैं ऑपोजिट लाइक्स ईच अदर, यानी कि जो भी विपरीत होते हैं वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। यानी कि जो धनावेश होता है वो ऋणावेश की तरफ आकर्षित होता है, और ऋणावेश धनावेश की तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि ये तो इसका अपना ऋणायन था, तो इसको तो एक्सचेंज करना है। तो ये Ba पॉजिटिव कहा जाएगा। चलो जल्दी बताओ कौन आंसर करेगा, गजरौला। Ba पॉजिटिव किससे जुड़ने जाएगा, मैंने कहा धनावेश ऋणावेश से जुड़ने जाएगा, लेकिन उसको अपने ऋणावेश से नहीं जुड़ना है, दूसरे के ऋणावेश से जुड़ना है। शिल्पी, केला खेड़ा, कौन आंसर करेगा, सल्फेट से। हाँ, SO4 से। क्यों, क्योंकि Ba पॉजिटिव है तो ये यहां से जाएगा यहाँ SO4 निगेटिव के पास, और Cl2 निगेटिव है, वो किससे जुड़ेगा, कौन बचा, Na पॉजिटिव। तो इस प्रकार आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, BaSO4, क्योंकि Ba किससे जुड़ गया है, SO4 से जुड़ गया है, और Na किससे जुड़ गया है, Cl से, तो NaCl बन गया है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। बहुत सारी रिएक्शन होंगी आपकी बुक में भी, तो आप उनको देख लेंगे। तो वैसी अभिक्रियाएं या ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट से रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट बना रहा है और सोडियम क्लोराइड बना रहा है। तो यहाँ पर हुआ क्या, Ba पॉजिटिव SO4 निगेटिव से जुड़ा, और Na2 जो है वो Cl से जुड़ा आपका, तो क्या बन गया, BaSO4 और NaCl बन गया। ठीक है ना, चलिए, ठीक है, तो ये आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई। और क्या दिया था मैंने, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन में क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है। ठीक है, तो जब भी किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन जुड़ेगी, और ऑक्सीजन के साथ साथ जुड़ने के साथ साथ क्या हो गया, हाइड्रोजन हटेगी, तो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, एक अभिक्रिया पढ़नी है, ठीक उसके विपरीत दूसरी अभिक्रिया होगी। ऑक्सीडेशन में हमने बोला, क्योंकि नाम में ही ऑक्सी आ रहा है, ऑक्सीजन वहां पर जुड़ रही होगी किसी क्रिया में, इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है उसका। ओके, और हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीकरण कहलाएगा या ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, ठीक इसके विपरीत अभिक्रिया होती है जिसको रिडक्शन या आपका अपचयन कहा जाता है। तो अपचयन में क्या होगा, मुझे बताओ जल्दी से। मैंने कहा ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगी, ऑक्सीजन का संयोग होगा या हाइड्रोजन का वियोग होगा। तो अपचयन में क्या होगा, बताओ। केला खेड़ा, क्या नाम है बच्चे, रोहिणी, रोहिणी हमें बताएंगे अपचयन में क्या होगा, बताओ। में हाइड्रोजन का संयोग तथा ऑक्सीजन का वियोग। वेरी गुड, जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होगा और
ऑक्सीजन का वियोग होगा उसको अपचयन कहा जाएगा। तो आपको सिर्फ ऑक्सीकरण पढ़ना है और ठीक उसके विपरीत किस में हो जाएगा, अपचयन में हो जाएगा। गजरौला, वेरी गुड ओनी, सिट डाउन बच्चे। क्या नाम है बेटा? गजरौला। रिंकू मैम। रिंकू, रिंकू समझ में आया बच्चे जो भी बताया गया? यस मैम। वेरी गुड। तो आपको आंसर करना होता है, ठीक है, दो दो बार नहीं बोलना, यहाँ से एक ही बार बोलेंगे तो बात करेंगे। ओके ओके मैम। हाँ जी, चलिए सिट डाउन। तो ऑक्सीडेशन क्या है? Nowadays the term oxidation is not looked at to be only oxygen related, but it is looked at as a whole process that does not have to include oxygen. Rather oxidation is defined as, यानी कि ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग तो कब से पढ़ते आ रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ होता है यहाँ पर, और वो क्या होता है? वो होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया जाता है। और किसी भी अभिक्रिया में द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो ड्यूरिंग अ रिएक्शन, जब कोई अभिक्रिया हो रही होगी उस टाइम पर कोई एक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, यानी दान करेगा किसी दूसरे को, रिएक्शन बाय अ मॉलिक्यूल, एटम और आयन, तो वो क्या होगा, उस वहां पर उसको ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। ओके ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी, वही आप जिसको क्या कह रहे हो, ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग कह रहे हो, उसको क्या कहा जाता है, ऑक्सीकरण कहा जाता है। ठीक है, इसमें आपका क्वेश्चन भी आए थे बहुत अच्छे अच्छे, रिडक्शन से रिलेटेड आए थे, आपको रिएक्शंस दी गई थी और आपको पूछा गया था रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। अगर आपको ध्यान होगा क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया था आपका 3 या 4 नंबर में आया था, 4 रिएक्शन उन्होंने दी थी। ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा तो समझ आ जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो स्वयं में ऑक्सीडाइज हो रहा है लेकिन दूसरे को क्या कर रहा है, रिड्यूस करा रहा है। समझ गए? तो इसकी हम रिएक्शंस देखेंगे। रिडक्शन क्या हो गया, अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आप क्या कहते हैं, हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का वियोग आपका रिडक्शन यानी अपचयन कहलाएगा। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी H का जुड़ना भी क्या है, आपका अपचयन है। अपचयन के बारे में पढ़ रहे हैं हम, अपचयन उपचयन, उपचयन ऑक्सीकरण को ही कहा जाता है आपका। ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ना भी आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पर अपचयन कहलाएगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का वियोग भी आपका क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट यानी विद्युत ऋणात्मक तत्व का हटना भी रिडक्शन यानी अपचयन कहलाता है। ओके, और अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स क्या होगी, देखो रेडॉक्स में 2 चीजें हैं, रिडक्शन और ऑक्स का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन, यानी उपचयन भी हो रहा है और अपचयन, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं उनको क्या कहा जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। इनके भी, ऑक्सीडेशन के भी और रिडक्शन के भी, तीनों के आपने एग्जाम्पल देखने हैं। और होमवर्क में है आपके लिए ये जो लास्ट की रिएक्शन बची है ना आपकी, इनको देखना है आपने। ठीक है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन 7th में पढ़ा था, उदासीनीकरण, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने पर क्या बनता है, लवण और जल बनता है। एंडोथर्मिक, जब आप हीट दोगे सिस्टम को, अभिक्रिया कराने के लिए आपने ऊष्मा दी है तो उसको एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, जब अभिक्रिया होने के बाद उत्पाद में आपकी हीट इवॉल्व हो रही है तो एक्सोथर्मिक, ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी जिन्हें कहा जाता है। प्रेसिपिटेशन, आपने पढ़ा ना कि कहीं पर अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है, अवक्षेप बनेगा तो उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहा जाएगा। तो इनको देख लेंगे, ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और इनमें ये 3 जो लास्ट की हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और आपका रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इनके हम कुछ और एग्जाम्पल आने वाले सेशन में देखेंगे और कुछ और चैप्टर्स पे बात करेंगे। ठीक है, मुझे बताइए सभी को समझ आया इतना, हैंड रेस करो, हाथ उठाइए समझ आया है तो। वेरी गुड, बाकी के एग्जाम्पल हम आने वाले सेशन में देखेंगे। और आपकी बुक में जो डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी जिसे बोलते हैं, उसके एग्जाम्पल आप लोग देख के आएंगे और सक्रियता श्रेणी को बहुत अच्छे से लर्न कर लेंगे। एक और मैंने आपको होमवर्क में तो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उनको आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, उनके द्रव्यमान भी याद कर लेंगे, 1 से 20 तक के द्रव्यमान संख्या जो होती है, क्योंकि आपका अणुभार निकालने के लिए भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। ठीक है ना, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जितना भी होमवर्क आपको दिया गया है वो आप लोग करेंगे और आने वाले सेशन में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट और नए टॉपिक्स पर बात करेंगे। तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।